हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज में। हम लोग पिछले क्लास में जो क्लास 12 का चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वैद्युत आवेश का संरक्षण का नियम पढ़ चुके थे, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना। तो वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम हम पढ़ चुके हैं थे, ठीक है ना। अब हम कूलाम के बात करेंगे कि एक कूलाम किसे कहते हैं, ठीक है, या फिर कूलाम किसे कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि मापन की जो एमकेएस पद्धति होती है उसमें 7 जो होती है यूनिट्स होती है, 7 जो होती है आपकी मूल मात्रक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर जैसे, और क्रमशः लंबाई, द्रव्यमान, ठीक है ना, समय तथा वैद्युत धारा के मूल मात्रक है। ये बातें आप समझ रहे होंगे। चलिए, तो एम्पियर की परिभाषा मैं यहाँ से निकालूंगा कि एम्पियर की परिभाषा कैसे दी जाती है, ठीक है ना। और कूलाम के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये किसका मात्रक है, तो ये आवेश का मात्रक है। एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। बातें समझ रही? एमकेएस पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वो होता है कूलाम। अब हम बात करेंगे एक एम्पियर किसे कहते हैं। एक एम्पियर, एक एम्पियर किसे कहते हैं, ये मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है। तो एक एम्पियर की बात कर लेते हैं। तो हम परिभाषा जो थ्योरी है, जैसे हम धारा इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, उसके अनुसार हम बताऊंगा मैं पहले, और इसके बाद एक और बताऊंगा इसकी थ्योरी कि एक एम्पियर किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि I इजकल टू क्यू बाई टी। आई क्या है? विद्युत धारा है। क्यू क्या है? आवेश है। और टी क्या है? समय है। यदि इफ क्यू इजकल टू 1 कूलाम एंड टी इजकल टू 1 सेकेंड ले लिया जाए, तो आई क्या हो जाएगी? आई इजकल टू 1/1 इजकल टू 1 एम्पियर। सीधे सीधे क्या बोलेंगे? आई इजकल टू 1 एम्पियर आपका आ गया। तो इससे हम यहां से परिभाषा ऐसे निकालेंगे कि यदि किसी चालक में एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश दिया, एक कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए, तो जो उस चालक में जो बहने वाली धारा होगी वो क्या होगी? 1 एम्पियर होगी। बातें समझ में आ रही है क्या? नोट कर लीजिए। क्या बोलेंगे हम कि यदि किसी चालक में एक कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए, तो उसमें उस चालक में जो बहने वाली धारा जो होगी वो क्या होगी? 1 एम्पियर होगी। एक दूसरे परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ, ये परिभाषा आप नोट कर लेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज करके एकदम ध्यान से नोट करेंगे। तो यहाँ पर 1 एम्पियर का एक और थ्योरी निकलेगी। थ्योरी क्या होगी 1 एम्पियर का? कि निर्वात में स्थित एकांक लंबाई के 2 समांतर तारों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, और उन दोनों तारों के बीच लगने वाले जो बल है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उस दोनों तारों के बीच लगे, तो जो उसमें बहने वाली धारा जो होगी 1 एम्पियर होगी। सुन लीजिए फिर से, थ्योरी ऐसे लिखेंगे कि निर्वात में स्थित एकांक लंबाई के 2 समांतर तारों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, और उनके प्रति एकांक में लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करे, तो जो उसमें बहने वाली धारा जो होगी 1 एम्पियर होगी, ठीक है ना। 1 एम्पियर होगी। मैं लिखवा दूँ क्या? चलिए, 1 एम्पियर की परिभाषा मैं लिखवा देता हूँ।
1 एम्पियर। ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ से निकल के आता है, यहाँ में I1 धारा बह रही है और इसी के समांतर एक दूसरा तार है, इसमें I2 धारा बह रही है और इन दोनों तारों के बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर है और ये दोनों तारों की लंबाई अगर ले ले तो वो 1 मीटर ले ले। ठीक है, तो जो आता है इसका फार्मूला आता है, आप लोग पढ़ेंगे 7वें चैप्टर में, F/L इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1I2 अपान R स्क्वायर। यहाँ से ये बन के ये इसका थ्योरी आता है। ठीक है, F/L इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4/2I1I2 अपान R स्क्वायर। अधिकतर बुकों में दिया रहता है ये 2 हटा करके म्यू नॉट अपान 2 पाई कर देता है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर देता है, म्यू नॉट अपान 2 पाई I1I2 अपान R स्क्वायर। तो इससे घबराइएगा मत आप लोग। ठीक है, तो 1 एम्पियर की मैं परिभाषा आपको नोट करवा दे रहा हूँ, 1 एम्पियर की परिभाषा। ठीक है ना, तो निर्वात में स्थित इसको मिटा दे रहा हूं, अनंत लंबाई के निर्वात में स्थित अनंत लंबाई के 2 समांतर तारों के बीच के 2 समांतर तारों के बीच की दूरी, जो होनी चाहिए वो 1 मीटर हो। ठीक है ना, 1 मीटर हो और आप देख रहे थे कि F/L आ रहा था और उसके प्रति एकांक लंबाई में, L मतलब वो लंबाई था, F/L आया था और उसके क्या होगा, प्रति एकांक लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करे, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करे तो जो उस तार में जो होगी तो उसमें बहने वाली धारा, यानी कि तार में, तो उसमें बहने वाली धारा धारा 1 एम्पियर होगी। तो हमने 1 एम्पियर की 2 परिभाषा मैंने आपको लिखवाया, बताया, एक तो लिखवा दिया और एक इस पर बताया। क्या, यदि किसी चालक में एक कूलाम आवेश, यहाँ पर एक कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो उस चालक में जो बहने वाली धारा जो होगी 1 एम्पियर होगी। एक ये परिभाषा और एक ये परिभाषा। नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, साथ में जब बोल रहा हूँ तभी आप नोट करते जाइए। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कूलाम का नियम हर कोई पूछ लेता है। ठीक है, गाँव में जाओगे तो कूलाम के नियम कोई पूछ लेगा, अरे बाबू पढ़े हो क्लास 12 में, कूलाम का नियम जरा बताओ क्या होता है कूलाम का नियम। या फिर ऐसे बहुत सारे हैं, 9th में आप पढ़े होंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन फर्स्ट सेकंड थर्ड भी है 11th में, वो भी पूछ लेते हैं। ये बताओ ना न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है। ठीक है, तो जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो भी मेरे वीडियो में है, आप देख सकते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ वो जड़त्व के नियम का पालन करता है। ठीक है, यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो गति करती ही रहेगी और कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर करती ही रहेगी, स्थिर ही रहेगी जब तक कि वो उस पर बाह्य बल जो होना चाहिए लगाया ना जाए। ये प्रथम नियम हो गया। सेकंड नियम क्या है, F = m है। ठीक है, थर्ड नियम क्या है, थर्ड नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया, जितना आप उसको किसी पिंड को बल लगाओगे वो भी आपकी तरफ बल लगाएगा। क्रिया = प्रतिक्रिया।
क्या है यार, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, कुछ नहीं है। चलिए हम इसकी बात कर रहे हैं, 1 एम्पियर की बात हो गया। अब हम कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे, ये कूलाम का नियम क्या है। और फर्स्ट बात की मैंने आपको बताया था कि एमके पद्धति में जो होता है, क्या होता है, आवेश का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, मैंने फर्स्ट ही में लिखाया था कि एमके पद्धति में आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, मात्रक भी याद रखना है। ठीक है, डायमेंशन भी याद रखना है। ठीक है, डायमेंशन आप क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे, तो डायमेंशन भी याद रखना है आप लोगों को, मात्रक भी याद रखना है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो याद रखना है। पक्का आप 10+2 में फिजिक्स में एक अच्छा मार्क्स ग्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब कूलाम का नियम। क्या पढ़ेंगे, कूलाम का नियम। देखिए, तो कूलाम जी ने क्या किया था कि सन 1785 ईस्वी में जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने बताया कि इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ठीक है ना, कि इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के, ठीक है ना, समानुपाती होता है। फिर से एक बार सुन ले, थोड़ा सा इसको उल्टा कर देता हूँ, ठीक है ना। क्या बताए कि सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक क्या बोले थे, कूलाम ने बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है ना, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच जो होता है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसके संबंध में उन्होंने एक नियम दिया, ठीक है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आप वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों के समानुपाती, उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि एफ जो लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण एफ प्रोपोर्शनल टू उन दोनों बिंदु आवेशों यानी कि Q1 और Q2 के समानुपाती। मान लीजिए ये यहाँ पर एक बिंदु आवेश है और यहाँ पर दूसरा आवेश है Q1 Q2, इन दोनों के जो बीच डिस्टेंस है वो है R। ठीक है, तो यह हमने बोला, क्या बोला कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो होता है उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के, ये फर्स्ट हो गया, और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बातें समझ में आ रही है, यही कूलाम जी ने बोला था। ये सन 1785 में आए थे, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। क्या थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। चलिए, तो हम इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे तो एक आपका कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आएगा, पहले इसको सुमेल कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एफ प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, दोनों को सुमेल कर लिया, सम्मिलित कर लिया, ये इक्वेशन आपका थर्ड बन गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल का चिन्ह अगर हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये आपका ये फार्मूला हो गया। कूलाम जी ने यही फार्मूला, कूलाम के नियम के अनुसार ये फार्मूला प्रूव्ड हुआ, जहाँ पर के जो है क्या है, परावैद्युतांक है। ठीक है, माध्यम का, उस माध्यम में, जिस माध्यम में ये जो है आवेश है उस माध्यम का परावैद्युतांक है, और जो है आपका एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या लिखेंगे, वेयर एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की
वैद्युतशीलता तथा K इक्वल टू माध्यम का पैरावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक। बातें समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही है क्या? यदि जो यहाँ पर हो जाए माध्यम को अगर हवा या निर्वात मान ले तो प्रायोगिक रूप से K का वैल्यू जो हो जाता है 1 हो जाता है। क्या लिखेंगे कि यदि माध्यम हवा या निर्वात हो तो K इक्वल टू 1 ले लिया जाता है, प्रायोगिक रूप से आ जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, K की जगह पे 1 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये आपका फार्मूला बन गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर तो Q1 का वैल्यू दे रखा होगा आपके क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन आप कर लगाएंगे न्यूमेरिकल लगाएंगे तो Q1 का वैल्यू दे रखा होगा, Q2 का वैल्यू दे रखा होगा, R का भी वैल्यू दे रखा होगा और पूछ दिएगा क्या पूछ देगा, बल पूछ देगा। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो आपका वैल्यू होगा वो आपको याद रखना पड़ेगा, उसका मात्रक भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये याद होना चाहिए आपको। अगर ये याद नहीं होगा आपको तो आप जो क्वेश्चन है आप नहीं लगा पाएंगे। ये आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, कूलाम के नियम, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। बातें समझ में आ रही है क्या? चलिए, इसको अगर हम निर्वात या जो ये माध्यम हवा या निर्वात में जो K इक्वल टू 1 हो गया तो इसको अगर हम F0 मान लेते हैं और इसको हम F मान लेते हैं तो हम समीकरण 1 में 2 से डिवाइड करेंगे। अगर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसके बाद आप लिख लेना, समीकरण यहाँ पर समीकरण 3 तक बन गया ना, समीकरण इसको 4 मान ले रहे हैं और इसको 5, तो समीकरण 4 में 5 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप कि F/F0 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, F/F0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/K आ जाएगा। सॉरी, F/F0, हाँ सही बात है, F/F0 इज इक्वल टू 1/K आ जाएगा। F/F0 इज इक्वल टू 1/K। यहाँ से अब हम निकाले तो F इज इक्वल टू क्या होगा, KF0। ठीक है, ये F0 क्या है, माध्यम हवा या निर्वात में लगने वाला, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, और ये जो है माध्यम या हवा माध्यम का परावैद्युतांक वहाँ पर देख रखा हो तो ये लगेगा। बातें समझ में आ रही है? तो माध्यम हवा या निर्वात में लगने वाला बल और एक होगा परावैद्युतांक द्वारा ये, तो ये दोनों के बीच एक संबंध आ गया है। ये बातें आपको समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, मात्रक एवं बीमा। क्या पढ़ेंगे? एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, मात्रक एवं बीमा। तो चलिए इसको नोट कीजिए। पहले ये कूलाम का नियम था, बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसको याद रखेंगे, फटाफट नोट कीजिए। चलिए वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, मैं इसे अब मिटा रहा हूँ। अब हम क्या पढ़ेंगे? एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, मात्रक एवं बीमा। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान,
मात्रक, आंकिक मान हो गया मात्रक एवं बीमा डायमेंशन। बातें समझ में आ रही है? बीमा हम पढ़ेंगे, ये चीजें आप पढ़ेंगे। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की वैद्युतशीलता है। आप समझ रहे होंगे। तो हमने क्या लिखा था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमने क्या लिखा था? 9 × 10⁹ लिखा था। ये बातें आपको समझ में आ रही है। इसका जो मात्रक था न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, सी स्क्वायर से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। कूलाम को हम ऐसे लिख देते हैं भैया, कूलाम स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है? इसको सी से भी, स्मॉल सी से भी इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर देखें तो एप्सिलॉन नॉट का हमें वैल्यू निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। एप्सिलॉन नॉट को इधर लेकर चले आते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई और ये आ जाएगा नीचे इंटू 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो जो पाई का वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, पाई इक्वल टू क्या होता है? पाई का वैल्यू 22/7 इस पर रख देंगे, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू आएगा 8.85, 8 आप डिवाइड करके देख लेना, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 क्या आएगा? कूलाम स्क्वायर। ये कूलाम ऊपर चला जाएगा, ये डिवाइड है ना, तो कूलाम स्क्वायर, ठीक है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये कूलाम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये डिवाइड है। चलिए, तो ये एप्सिलॉन नॉट का आपका वैल्यू आ गया। एप्सिलॉन नॉट की अगर बीमा की बात करें, एप्सिलॉन नॉट की बीमा, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या करेंगे? एप्सिलॉन की बीमा अगर यहाँ पर हम फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे एप्सिलॉन की बीमा? कैसे फाइंड करेंगे एप्सिलॉन की बीमा? तो हम जानते हैं, अभी हमने कूलाम के नियम द्वारा हमने क्या लिखा था? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, के इंटू Q1 Q2 अपान R² लिखा था। यहाँ पर ये 4 पाई और के ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं रहता अगर बीमा निकालना हो। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट निकाले यहाँ से, तो इसको इधर कर दे तो क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपान FR², ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करें? यहाँ से जो एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान FR² और Q1 की जो बीमा होगी यहाँ पे, Q की बीमा क्या होती है? क्या होती है? AT। आप याद रखिएगा, Q की बीमा AT। ये कहाँ से आता है? तो हम जानते हैं कि I = Q/T होता है। तो Q = क्या हो जाएगा? IT। और I को बीमा में किससे इंडिकेट करते हैं? Q की बीमा आप लिखेंगे तो I को किससे इंडिकेट करते हैं? एम्पियर से, यानी कि A से, और T लिख देंगे हम यहाँ पे। बातें समझ रही है? तो Q की बीमा AT होगी यहाँ पे, Q की बीमा AT होगी। अब देखिए, अब हमें पता करना पड़ेगा F का। ये R है, डिस्टेंस है, तो इसको तो हम L लिख देंगे। अब F की बीमा क्या होती है? 12 में आप पढ़े होंगे, मैं डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूँ। F की बीमा होती है MLT-2। इसको भी आप, जैसे हमने इसको Q को प्रूव किया, वैसे आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। एक बीमा की मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगी। किसी भी प्रकार की बीमा को आप आसानी से फाइंड कर ले जाएंगे। चलिए, यहाँ पर अब हम कर देंगे एप्सिलॉन नॉट की बीमा फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या हो जाएगी? Q1 Q2, Q की बीमा क्या है? AT। तो 2 Q है तो यहाँ पर 2 AT लगेगा, अपान में FR², F को लिखेंगे MLT-2 और R² को लिखेंगे L2।
ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे अपना सॉल्व कर लेना। तो एप्सिलॉन नॉट की जो आएगी बीमा क्या आएगी, ऊपर क्या है ए टी, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर ये टी स्क्वायर हो गया, और ये भी ऊपर चला जाएगा, टी पावर -2 है तो ये चला जाएगा तो टी पावर 4 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ m-1, ये ऊपर जाएगा तो पहले लिखेंगे m-1, ठीक है, l-3, ये l और l2, l क्यूब हो जाएगा तो ये ऊपर जाएगा तो l-3 हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, ठीक है, और टी पावर 4 हो जाएगा। इसको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस ये सारी चीज़ें याद रखो, ये फटाक से निकल जाएगा अपने आप, ठीक है। टी पावर 4 हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा आपकी ये होती है। ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्या आता है, 2 नंबर का आता है आपका क्वेश्चन, कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ देता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पैरावैद्युतांक की। पैरावैद्युतांक की के इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। के इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। तो क्या बोलेंगे कि पैरावैद्युतांक किसे कहते हैं, तो अतः किसी पदार्थ की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलेंगे, परावैद्युतांक बोलेंगे। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। वीडियो अगर नोट करना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके आप आसानी से नोट कर सकते हैं। वीडियो को स्टॉप करो और इसे नोट कर लो, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा मेरे को इस पढ़ाने में, तो ज़्यादा टाइम की वीडियो बन जाएगी, ठीक है, तो आपको भी परेशानी होगी। चलिए अब हम बात करेंगे परावैद्युतांक की। पैरावैद्युतांक यानी कि के इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, हवा या निर्वात की परावैद्युतांक क्या है, हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन क्या है, जो है मीडियम की वैद्युतशीलता, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं पैरावैद्युतांक किसे कहते हैं। तो पैरावैद्युतांक जो होता है किसी पदार्थ की वैद्युतशीलता, ठीक है ना, किसी पदार्थ की वैद्युतशीलता, ये किसी पदार्थ की वैद्युतशीलता मैं लिख दे रहा हूँ, किसी पदार्थ की वैद्युतशीलता ठीक है, किसी पदार्थ की वैद्युतशीलता तथा किसी पदार्थ की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलेंगे, परावैद्युतांक बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, को परावैद्युतांक कहते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, आपको सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जाएंगे, आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस फैमिली में, मतलब नेक्स्ट क्लासेस के फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। और आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर करें, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। किसी भी न्यूमेरिकल को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करें वीडियो पे, मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, आपने परावैद्युतांक वगैरह पढ़ लिया, कूलाम का नियम वगैरह पढ़ लिया, ठीक है। और मैं अगले जो वीडियो लेकर आऊँगा, इसका अगला जो पार्ट बनेगा आपका बनेगा कूलाम के नियम का सदिश रूप, इसके आगे जो भी होगा, इसके आगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए,
फार्मूले याद कर लीजिए, कूलाम का नियम, बीमा वगैरह सब याद कर लीजिए। बीमा एक बार हो सके तो क्लास 11 से दोहरा लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्लास 11 का डायमेंशन वगैरह दोहरा लीजिए, ठीक है। तो आप तो 2 चीज़ें आप करेंगे, एक तो फार्मूला याद करेंगे अगले लेक्चर में, और एक क्या करेंगे, क्लास 11 का डायमेंशन का जो चैप्टर है वो पढ़ करके इसके बाद फिर अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे। बातें समझ में आ रही है क्या? चलिए, तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।